हे एवरीवन, वेलकम बैक टू कोचिफाई। आज हम हिंदी का सेकेंड सेशन लेकर आए हैं जो कि आपकी आने वाली एग्जाम यूपीपीसीएल जेईई एंड आरएसएबी के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज के सेशन में हम लोग संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, कारक एंड कारक के टाइप्स, वाच्य एंड बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, जैसे कि लोकोक्तियाँ, पर्यायवाची शब्द, समानार्थी शब्द, सेंटेंस का फ्रेमिंग, देन एरर, ये सारे क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे। तो ये सेशन आपकी आने वाली एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसे आपको स्किप नहीं करना है, कंप्लीट एंड तक देखना है। जो भी ये सेशन देख रहे हैं, इससे पहले वाला सेशन नहीं देखा होगा तो इस सेशन के बाद जाके वो सेशन को ज़रूर देखें, क्योंकि उसमें भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर अप किया हुआ है। और इनमें जो कॉन्सेप्ट नहीं मैंने एक्सप्लेन किए, जैसे कि अलंकार और भी जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है ग्रामर के, वो उस सेशन में कवर करवाए हुए हैं। तो आपने अगर वो सेशन नहीं देखा होगा तो आप ये सेशन के बाद वो सेशन ज़रूर जाकर देखें। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हमारे सेशन को। आरजी का डाउट था, लास्ट सेशन में एक क्वेश्चन हमने किया था, दिल बादल बने आंखें बहने लगी। इसका जो आंसर था वो अतिशयोक्ति अलंकार था। इनका कहना ये है कि वो मानवीकरण अलंकार नहीं हो सकता क्या? तो इसका आंसर जो है वो अतिशयोक्ति अलंकार ही सही होगा। कैसे? क्योंकि अतिशयोक्ति अलंकार होता है जब हम किसी व्यक्ति का, वस्तु का, आदि का वर्णन बहुत बड़ा चढ़ाकर करते हैं, या फिर ये जो अलंकार होता है इसमें नामुमकिन तथ्य बोले जाते हैं, तो उसे हम कहते हैं अतिशयोक्ति अलंकार। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सिगरी जल गई निशाचर भाग। अब इसका मीनिंग क्या होता है कि हनुमान की पूंछ में आग लगने से पहले ही पूरी लंका जलकर राख हो गई और सारे राक्षस भाग खड़े हुए। ठीक है, ये क्या हो गई? अतिशयोक्ति हो गई। ये क्या हो गया? नामुमकिन तथ्य हो गया। मतलब कि जो हो नहीं सकता उसकी बात की जा रही है। ठीक है, अब दिल बादल बने आंखें बहने लगी, ये भी एक नामुमकिन तथ्य है। दिल इतना ज़्यादा खुश हो गया कि वो बहने लगा। ये पॉसिबल है क्या? नहीं। जो चीज़ें संभव नहीं है उनके बारे में जब भी बोला जाता है तो वो अतिशयोक्ति अलंकार होता है। ठीक है, अब मानवीकरण अलंकार क्या होता है? जब किसी प्राकृतिक वस्तुओं जैसे कि पेड़, पौधे, बादल आदि में मानवीय भावनाओं का वर्णन हो, यानी निर्जीव चीज़ों से सजीव होना दर्शाया जाए, तब वह मानवीकरण अलंकार आता है। फॉर एग्जाम्पल, कलियां दरवाजे खोल खोल जब झुरमुट में मुस्कुराती है। मानवीकरण अलंकार क्या होता है? जब भी निर्जीव चीज़ों का सजीव होना दर्शाया जाता है तो उसे हम मानवीकरण अलंकार कहते हैं। अब मुझे बताइए, पहले एग्जाम्पल पे बोला है कि कलियां झुरमुट में मुस्कुराती है। कलियां मुस्कुरा सकती है क्या? नहीं। ये कौन करता है? ये मनुष्य की क्रियाएं होती है, ना कि किसी निर्जीव की। तो वो होता है मानवीकरण अलंकार। जब भी निर्जीव चीज़ों का सजीव का होना दर्शाया जाए तो वो होता है मानवीकरण अलंकार। मेघ आए बड़े बन ठन के सवर के। मेघ कभी सवर के आ सकते हैं क्या? नहीं। मनुष्य की क्रियाएं होती है बन ठनना। ठीक है, तैयार होना, सजना, संवरना, ये कौन करता है? मनुष्य करता है। निर्जीव वस्तु करता है क्या? नहीं, बट ऐसा दर्शाया जा रहा है, इसलिए वो होगा आपका मानवीकरण अलंकार। एंड लास्ट एग्जाम्पल है आपका, सागर के ऊर पर नाच नाच करती है लहरें मधुर गान। ठीक है, मतलब लहरें जो है वो मधुर गान कर रही है। ठीक है, सागर की लहरें क्या कर रही है? नाच रही है। ये पॉसिबल है क्या? नहीं। अगेन ये कौन करता है? ये मनुष्य की क्रिया होती है, ना कि किसी निर्जीव की। तो वो होता है आपका मानवीकरण अलंकार। आई होप आपको समझ आया होगा। अतिशयोक्ति मतलब कि बढ़ा चढ़ा कर बोलना प्लस नामुमकिन तथ्य होते हैं। ठीक है, जो कि पॉसिबल नहीं होती है। ठीक है, वो होता है आपका अतिशयोक्ति अलंकार। और मानवीकरण अलंकार क्या होता है? निर्जीव चीज़ों का सजीव चीज़ों में दर्शाया जाना। ठीक है, वो होता है आपका मानवीकरण अलंकार। ठीक है, आई होप आज आपका ये डाउट क्लियर हुआ होगा। तो बढ़ते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन की ओर और देखते हैं हमारे सेशन का आज का सबसे पहला क्वेश्चन। चांदनी चौक में कौन सी संज्ञा है? तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन 1, व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब सबसे पहले संज्ञा क्या होती है ये हम डिस्कस कर लेते हैं। संज्ञा होती है किसी भी प्राणी, वस्तु, स्थान, गुण या भाव के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। इंग्लिश में इसे नाउन कहा जाता है। ठीक है, संज्ञा मतलब कि किसी भी वस्तु का नाम, किसी भी प्लेस का नाम, किसी भी एनिमल का नाम या फिर कोई भी चीज़ के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। ठीक है, संज्ञा की जो
टाइप्स होते हैं वो 5 टाइप्स है। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा एंड भाववाचक संज्ञा। ठीक है। व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होता है कि जो किसी व्यक्ति, स्थान या वस्तु के नाम का बोध कराती है वह व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। मतलब कि किसी भी प्लेस का नाम या फिर किसी भी इंसान का नाम या फिर किसी वस्तु का नाम होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे कि राम, गंगा, पटना। राम किसी व्यक्ति का नाम है, गंगा किसी नदी का नाम है, पटना किसी शहर का नाम है। ठीक है। तो किसी भी व्यक्ति का नाम, स्थान का नाम या फिर वस्तु का नाम होगा तो वो होगा आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा, जो कि था हमारी इस क्वेश्चन में चांदनी चौक किसी प्लेस का नाम। जब भी किसी प्लेस का नाम होता है तो वो होगी आपकी व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है। नेक्स्ट है आपका जातिवाचक संज्ञा। जो संज्ञा एक ही प्रकार की वस्तुओं का पूरी जाति का बोध कराती है उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है। जैसे कि नदी, पर्वत, लड़की, मतलब कि कॉमन नाउन। ठीक है। जातिवाचक संज्ञा मतलब कि कॉमन नाउन, जो कॉमनली यूज किया जाता है। लड़की का स्पेसिफिक नेम है क्या? नहीं। जब स्पेसिफिक नेम आता है तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाता है। बट अगर कॉमनली लड़का बोला गया, लड़की बोला गया, पर्वत का प्रॉपर नेम है क्या? नहीं। ठीक है। तो वो हो जाएगा जातिवाचक संज्ञा, मतलब कि कॉमन नाउन होता है। जब भी कॉमनली यूज किया जाता है वो होता है आपका जातिवाचक संज्ञा। ठीक है। देन आपका द्रव्यवाचक संज्ञा। जिस संज्ञा शब्द से उस सामग्री या पदार्थ का बोध होता है जिससे कोई वस्तु बनी है उसे कहते हैं हम द्रव्यवाचक संज्ञा। जैसे कि सोना, चांदी, पानी, मतलब कि कोई पदार्थ का बोध कराना। ठीक है। उसे कहते हैं हम द्रव्यवाचक संज्ञा। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल डेफिनेशन में मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। समूहवाचक संज्ञा मतलब कि जो संज्ञा शब्द की एक व्यक्ति का वाचक न होकर पूरे समूह या समुदाय का वाचक हो उसे कहते हैं समूहवाचक संज्ञा। जैसे कि वर्ग, टीम, सभा, मतलब कि क्या होता है, कम्युनिटी हो गई या फिर कोई क्लास हो गया, टीम वर्क हो गया। ठीक है। समीट हो गया। तो ये सारा क्या हो जाएगा, जो भी एक कॉम्बिनेशन होता है बहुत सारे लोगों का, उसे कहा जाता है समूहवाचक संज्ञा। ठीक है। बहुत सारे लोगों का जब एक समूह होता है उसको कहते हैं हम समूहवाचक संज्ञा। लास्ट है हमारा भाववाचक संज्ञा। जो संज्ञा किसी भाव, गुण, दशा आदि का बोध कराती है उसे कहते हैं हम भाववाचक संज्ञा। फॉर एग्जाम्पल, क्रोध, मिठास। क्रोध क्या होगा, एक प्रकार का हमारा भाव हो गया है। ठीक है। गुस्सा है। मिठास क्या हो गई, ये स्वीट डिश है या फिर हम बोल सकते हैं खट्टा। तो ये क्या हो गया है कि उसकी एक प्रॉपर्टी, आइडेंटिटी हो गई है। ठीक है। तो वो होता है भाववाचक, जिससे हम हमारा भाव नजर आता है। तब जो संज्ञा किसी भाव, गुण, दशा का बोध कराती है उसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। क्रोध किया किसी ने, गुस्सा आया, तो ये गुस्सा क्या हो जाएगा हमारा, एक प्रकार का, किसी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है तो ये उसका गुण होता है। ठीक है। कि उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है तो ये क्या हो गया, एक प्रकार का भाव हो गया। मिठास, खटास, तो ये क्या हो गया, भाव हो गया। तो आपका ये हो जाएगा भाववाचक संज्ञा। आई होप आपको सारी संज्ञा समझ आई होंगी। संज्ञा मतलब क्या होता है, नाउन होता है। ठीक है। हमारा क्वेश्चन में क्या पूछा था कि चांदनी चौक क्या है, ये एक प्लेस का नाम है। और जब भी किसी प्लेस का नाम, किसी भी व्यक्ति का नाम या फिर किसी भी वस्तु का नाम दिया जाएगा तो वो आपका होगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। इसलिए हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, व्यक्तिवाचक संज्ञा। आई होप आपको ये संज्ञा समझ आई होगी। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जिसका निवारण न हो सकता वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा। ठीक है। इसका आंसर होगा अनिवार्य। मतलब जिसका निवारण नहीं हो सकता, मतलब जिसका कुछ भी नहीं हो सकता, तो उसको बोलेंगे हम अनिवार्य। ठीक है। उसी के साथ अपरिहार्य मतलब क्या होता है, जो अति आवश्यक हो, मतलब जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो, उसे हम कहते हैं अपरिहार्य। देन नेक्स्ट है हमारा कष्ट साध्य। कष्ट साध्य मतलब क्या होता है, जो कठिनाई से किया जा सके, मतलब कि जो बहुत मेहनत से किया जाता है उसे कहते हैं कष्ट साध्य। एंड लास्ट है आपका दुर्निवार। दुर्निवार मतलब होता है जिसे जल्दी न रोका जा सके, जिसे हम जल्दी से रोक नहीं सकते, वो होता है दुर्निवार। ठीक है। आई होप आपको सारे समझ आए होंगे। हमारा इस क्वेश्चन का आंसर था ऑप्शन 1, अनिवार्य। जिसका निवारण ना हो सकता वो होता है अनिवार्य। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन 3, भारतीय उच्च डैश लंदन में भी है।
यहाँ पे क्या करना है हमें, फीलर है, ये क्या एक प्रकार का फीलर है, हमें फिल इन द ब्लैंक फिल करना है। ऑप्शन अपने पास 4 गिवन है, हमारे पास 4 ऑप्शन है, हमें उसमें से जो प्रॉपर है वो फिल करना है। तो हमारा फिल इन द ब्लैंक क्या है, भारतीय उच्च लंदन में भी है। मतलब कि भारतीय उच्च क्या होता है, भारतीय उच्च मतलब होता है हाई कमिश्नर, ठीक है। तो होगा भारतीय उच्च आयुक्त लंदन में भी है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 1। आयुक्त मतलब कि क्या होता है आपका, कमिटी। तो हाई कमिश्नर कमिटी लंदन में है, ऐसा बोलना है, ठीक है। तो हो जाएगा आपका भारतीय उच्च आयुक्त, ऑप्शन 1 सही होगा, लंदन में भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। वह बहुत अच्छा लड़का है वाक्य में वह कौन सा सर्वनाम है। अभी हमने कुछ टाइम पहले संज्ञा पढ़ा, मतलब कि नाउन पढ़ा, अब हम सर्वनाम पढ़ेंगे। सर्वनाम मतलब क्या होता है आपका, प्रोनाउन। तो हमारा क्वेश्चन 4 ये है कि वह बहुत अच्छा लड़का है, यह कौन सा सर्वनाम है। तो सबसे पहले हम सारे सर्वनाम को डिस्कस करेंगे, आफ्टर दैट हम इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे। तो सर्वनाम क्या होता है, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, वह, वे, उन्हें, अपने, तुम, हम आदि। हिंदी में सर्वनामों की संख्या 11 है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान में रखना होगा। हिंदी के जो सर्वनाम है वो टोटल 11 है। मैं, तू, आप, यह, वह, जो, सो, कोई, कुछ, कौन, क्या, ये सारे क्या हमारे सर्वनाम हैं। अब सर्वनाम के 6 टाइप्स होते हैं, वो सारे टाइप्स को हम डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले हमारा निश्चयवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु आदि का निश्चय पूर्वक बोध कराते हैं वे होते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम, ठीक है। यह मेरी पुस्तक है, फॉर एग्जाम्पल यह मेरी पुस्तक है, यह क्या हो गया, निश्चयवाचक सर्वनाम। फॉर एग्जाम्पल इन्होंने निश्चयवाचक में दिया है वे, यह और वह। ऐसे सर्वनाम जो किसी व्यक्ति का या फिर वस्तु का निश्चय पूर्वक बोध करवाते हैं, मतलब कि 100% वो उसी का ही है, ये दर्शाना होता है निश्चयवाचक सर्वनाम, ठीक है। जैसे कि यह मेरी पुस्तक है, यह आने से क्या हो गया कि ये दिखाता है कि ये जो पुस्तक है ना ये मेरी ही है, 100% मेरी ही है। इसलिए निश्चयवाचक सर्वनाम क्या क्या दर्शाता है हमें, जो भी चीज़ 100% हमारी ही है वो बोध करवाता है। तो उदाहरण क्या हो जाएगा आपका, वे, यह और वह रिलेट टू निश्चयवाचक सर्वनाम। देन नेक्स्ट आपका है निजवाचक सर्वनाम। जहाँ स्वयं के लिए आप अपने आप का शब्दों का प्रयोग हो उसे कहा जाता है निजवाचक सर्वनाम। मतलब कि स्वयं के लिए हम अपने आप का जब भी शब्दों का प्रयोग करते हैं तो वो हो जाता है आपका निजवाचक सर्वनाम। जैसे मैं खुद फ़ोन कर लूँगा, मतलब क्या आया यहाँ पे, मैं खुद को फ़ोन कर लूँगा, मतलब कि क्या किया जा रहा है, खुद के बारे में जो हम स्टेटमेंट बोलते हैं उसमें जो हम सर्वनाम यूज़ करते हैं उसे कहा जाता है निजवाचक सर्वनाम। अपने आप को, स्वतः, ये सारे कीवर्ड्स अगर आपको नज़र आएंगे और जब भी स्टेटमेंट जो आएगा वो सेल्फ सेंटर्ड स्टेटमेंट आपको नज़र आएगा तो वो हो जाए आपका निजवाचक सर्वनाम, ठीक है। नेक्स्ट है प्रश्नवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम शब्द संज्ञा के स्थान पर आकर वाक्य को प्रश्नवाचक बनाते हैं उन्हें कहा जाता है प्रश्नवाचक सर्वनाम। आपने क्या खाया है, प्रश्नवाचक सर्वनाम वैसे भी आपको आइडेंटिफाई करने में बिल्कुल भी डिफिकल्टी नहीं जाएगी, बिकॉज उसमें क्वेश्चन मार्क लगा हुआ रहेगा, ठीक है। और उसके कीवर्ड्स क्या रहेगा, कौन और क्या, ठीक है। तो जब भी आपको कौन क्या नजर आएगा, प्रश्नवाचक चिन्ह नजर आएगा, तो वो हो जाएगा आपका प्रश्नवाचक सर्वनाम। नेक्स्ट है आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम क्या होता है कि जिन सर्वनाम शब्दों में वस्तु, व्यक्ति, स्थान आदि का निश्चितता का बोध नहीं होता हो वे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। अब निश्चयवाचक मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि जब भी किसी व्यक्ति का, वस्तु का निश्चयपूर्वक बोध होता है वो होता है निश्चयवाचक, बट जब निश्चितता का बोध ही नहीं होता है तो वो हो जाएगा आपका अनिश्चयवाचक। फॉर एग्जाम्पल, शायद किसी ने घंटी बजाई है, ठीक है। शायद कंफर्मेशन है, नहीं, हमें कंफर्म पता है, नहीं, तो वो हो जाएगा आपका अनिश्चयवाचक। फॉर एग्जाम्पल उदाहरण कैसे होते हैं यहाँ पे, कुछ, कोई, किसी ने, हमें पता है, नहीं। जहाँ पे निश्चितता का बोध हम नहीं कर सकते वो होगा अनिश्चयवाचक, और जहाँ पे निश्चितता का बोध होगा वो होगा आपका निश्चयवाचक। नेक्स्ट है आपका संबंधवाचक।
जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किसी वस्तु या व्यक्ति का संबंध बताने के लिए किया जाए वे होते हैं आपके संबंधवाचक सर्वनाम। ठीक है, जिसकी जो, सो, जैसा, वैसा। फॉर एग्जाम्पल, जहाँ जा है वहाँ रहा है। ठीक है, मतलब कि ऐसे सर्वनाम जो कनेक्टेड है आपके, ठीक है, और जो आपका व्यक्ति का और वस्तु का संबंध बताते हैं, रिलेशन बताते हैं, ठीक है, बिटवीन वस्तु एंड व्यक्ति, तो वो हो जाएगा आपका संबंधवाचक सर्वनाम। जो, सो, जैसा, वैसा, जहाँ जहाँ है वहाँ रहा है। तो ये स्टेटमेंट से ही आपको पता चल रहा है कि ये क्या है, इंटरकनेक्टेड स्टेटमेंट है। ये एक दूसरे के बारे में क्या बता रहा है, संबंध बता रहा है, तो वो हो जाएगा आपका संबंधवाचक सर्वनाम। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा पुरुषवाचक सर्वनाम, जिसे हम व्यक्तिवाचक सर्वनाम भी कहते हैं। जिस सर्वनाम का प्रयोग वक्ता द्वारा स्वयं के लिए या अन्य व्यक्ति के लिए किया जाता है वो होता है पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है, जैसे कि जो भी सर्वनाम स्वयं के लिए भी करता है और किसी और के लिए भी करता है वो होता है पुरुषवाचक सर्वनाम। उसके होते हैं 3 सब टाइप्स। पहला होगा आपका उत्तम पुरुष, जिसे प्रथम पुरुष भी कहा जाता है। सेकेंड होगा मध्यम पुरुष एंड थर्ड होगा आपका अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष क्या होता है कि इन सर्वनाम का प्रयोग बात कहने के लिए या बोलने वाला अपने लिए करता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं, मुझे, मेरा, मुझको, हम, हमें, हमारा, हमको। मतलब वो किसी से बात कर रहा है तब वो यूज़ करता है, या फिर वो अपने लिए यूज़ करता है, वो हो गया आपका उत्तम पुरुष। मैं खाना खाना चाहता हूँ, उसने खुद के लिए क्या यूज़ किया है, मैं, तो वो क्या हो गया, उत्तम पुरुष सर्वनाम। देन आपका मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष क्या होगा, इन सर्वनाम का प्रयोग बात सुनने वाले के लिए किया जाता है। मतलब कि जो भी आपकी बात सुन रहा है उसके लिए इस सर्वनाम का यूज़ किया जाता है। तू, तुझे, तेरा, तुम, तुम्हें, तुम्हारा। आदर सूचक, आप अगर आदर से बात कर रहे हो, तू, तुझे किसे बोलते हैं, फ्रेंड्स में हम तू से बात कर लेते हैं, बट जब हम किसी से रिस्पेक्ट से बात करते हैं तो हम आप यूज़ करते हैं। तो तब हम कौन से कीवर्ड्स यूज़ करते हैं, आप, आपको, आपका, आप लोग, आप लोगों को, आदि। ठीक है, तो हमारा इसका एग्जाम्पल जैसे कि हमने लिया, तुम मुझे पसंद हो या फिर आप मुझे पसंद हो। तो हम किसी से जब बात करते हैं और तब जब हम जो सर्वनाम यूज़ करते हैं वो होता है आपका मध्यम पुरुष सर्वनाम। देन आपका अन्य पुरुष। इन सर्वनाम का प्रयोग बोलने वाला अन्य किसी व्यक्ति के लिए करता है। मतलब कि हो गया थर्ड पार्टी के लिए जब हम कोई सर्वनाम यूज़ करते हैं वो होता है आपका अन्य पुरुष सर्वनाम। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, वह, उसने, उसको, उसका, उसे, उसमें, वे, इन्होंने, उनको, उनका, उनके, उनमें, ये होता है आपका अन्य पुरुष सर्वनाम। वह अमेरिका जाने के सपने देख रहा है। वह मतलब कौन, हमें पता है क्या, अगर मैं आपसे बात कर रही हूँ तो मैं हो जाऊँगी मध्यम पुरुष सर्वनाम। ठीक है, मैंने खुद से बात किया तो मैं हो जाऊँगी प्रथम पुरुष सर्वनाम, एंड मैं किसी और के बारे में बात कर रही हूँ तो वो हो जाएगा मेरा अन्य पुरुष सर्वनाम। ठीक है, ये होता है पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 सब टाइप्स। समझ में आया? तो हमारे टोटल 6 टाइप्स होते हैं। निश्चयवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम एंड पुरुषवाचक सर्वनाम। ये हमारे 6 टाइप्स हुए। अब हमारा क्वेश्चन क्या था, वह बहुत अच्छा लड़का है। वो लड़का बहुत अच्छा है। तो हमारा इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, निश्चयवाचक सर्वनाम। कैसे, मैंने क्या बताया था, जब भी सर्वनाम किसी व्यक्ति के बारे में या फिर वस्तु के बारे में निश्चयवाचक बोध करता हो। वह बहुत अच्छा लड़का है, मतलब वो क्या कर रहा है, एक निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा यूज़ किया उसने, वह यूज़ किया हुआ है, और उसके बारे में क्या किया है, एक निश्चितता बता रहा है कि वो बहुत अच्छा लड़का है। तो आपका इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा निश्चयवाचक सर्वनाम, ऑप्शन 4। निश्चयवाचक सर्वनाम मैंने आपको एक्सप्लेन किया है कि जो सर्वनाम शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु आदि का निश्चयपूर्वक बोध कराते हैं वे आपके निश्चयवाचक सर्वनाम होते हैं। वे, यह, वह, ये उसके कीवर्ड्स होते हैं। तो यहाँ पे वह यूज़ किया हुआ है एंड वह, इसलिए आपका हो जाएगा निश्चयवाचक सर्वनाम। वह बहुत अच्छा लड़का है, ये एक निश्चितता का बोध करा रहा है, तो हो जाएगा आपका निश्चयवाचक सर्वनाम। आई होप आपको समझ आया होगा। आपको जो भी ग्रामर पोर्शन में आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, आपको अगर एक बार नहीं समझ आता है तो आपको रिपीट सुनना है और आपको अच्छे से पढ़ना है उसे। तो आपको डेफिनेटली जो भी क्वेश्चंस आएंगे रिलेटेड टू, अभी हमने संज्ञा पढ़ा, अभी हम
नेक्स्ट टॉपिक सर्वनाम पर, अभी हम सर्वनाम पढ़े, अब हम आगे और भी टाइप्स पढ़ने वाले हैं, तो उसमें आप क्लियर हो जाओगे। आपको ये ग्रामर का पोर्शन में प्रैक्टिस करनी होगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। उंगली उठाना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 1, निंदा करना। उंगली उठाना मतलब किसी की भी निंदा करना होता है, ठीक है। तो ऑप्शन 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, कौन सा शब्द प्रयोजन का समानार्थी नहीं है? तो हमें क्या ढूंढना है? इसका प्रयोजन का समानार्थी नहीं पूछा है, मतलब कि हमें एंटोनिम ढूंढना है, ठीक है। तो प्रयोजन का मीनिंग क्या होता है? मकसद। क्या होता है? मकसद, ध्येय, ये इसका होता है सिनोनिम। तो इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? ऑप्शन 4, नियोजन। ऑप्शन 4 नियोजन इसका हो जाएगा एंटोनिम। प्रयोजन मतलब कि क्या होता है? ध्येय, मकसद, ठीक है। उसी का अपोजिट क्या हो जाएगा आपका? नियोजन। ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? हमें इसमें से जो वाक्य प्रॉपरली शुद्ध है वो फाइंड आउट करना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 4, यह गाय का असली घी है। अगर हम ऑप्शन 1 रीड करते हैं तो वहाँ पे क्या लिखा है? यह गाय का घी असली है। नहीं, ये सही क्यों नहीं होगा? क्यों? क्योंकि गाय का घी असली है ऐसा नहीं होता है, गाय का असली घी होता है, ठीक है। तो ये थोड़ा जम्बल्ड हो गया है। नेक्स्ट ऑप्शन 2 में क्या बोला है? यह असली गाय का घी है। यह असली होगा क्या? नहीं, यह गाय का असली घी, मतलब ये गाय का प्रॉपर प्योर घी है, ये स्टेटमेंट बनेगा ना, इसलिए ऑप्शन 4 जो है वो करेक्ट है। बाकी जो ऑप्शन 1, 2 एंड 3 है वो थोड़े प्रॉपर नहीं है, इसलिए वो रॉन्ग हो जाएगा। एंड हमारा जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन 4, यह गाय का असली घी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण का प्रकार नहीं है? इनमें ऑप्शंस में हमें विशेषण दिया हुआ है, गुणवाचक विशेषण, सर्वनामिक विशेषण, परिणामवाचक विशेषण एंड संबंध बोधक विशेषण। तो इनमें से कौन सा विशेषण नहीं है ये पूछा है। अब आपको विशेषण के टाइप्स पता होगा तो आप इसका आंसर इजीली कर पाओगे, बट आपको उसके लिए टाइप्स पता होना चाहिए, ठीक है। तो अब हम डिस्कस करेंगे विशेषण एंड देन करेंगे हम इस क्वेश्चन का आंसर। तो हम पढ़ेंगे अभी विशेषण। विशेषण क्या होता है? विशेषण होता है आपका एडजेक्टिव, मतलब कि जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम के बारे में कुछ विशेषताएं बताता है वो होता है विशेषण। ऐसा शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम के बारे में विशेषताएं बताता है वो होता है आपका विशेषण। विशेषण के होते हैं 4 टाइप्स: गुणवाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण, परिणामवाचक विशेषण एंड संख्यावाचक विशेषण। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे गुणवाचक विशेषण। वे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम के गुण, धर्म, स्वभाव आदि का बोध कराए उसे कहते हैं हम गुणवाचक विशेषण। फॉर एग्जाम्पल बलशाली, पुराण, नया, तीक्ष्ण, कमजोर, मोटा, दुर्बल, पठारी आदि। मतलब कि ऐसा शब्द जिसमें गुण होना चाहिए, धर्म होना चाहिए, किसी का स्वभाव होना चाहिए, इससे रिलेटेड अगर कोई शब्द यूज होता है तो वो होता है आपका गुणवाचक विशेषण। फॉर एग्जाम्पल वह लंबा पेड़ है। पेड़ कैसा है? लंबा है। लंबा क्या हो गया? उसका गुण हो गया, ठीक है। तो ये आपका इसमें आ जाएगा गुणवाचक विशेषण में। गुणवाचक मतलब कि कैसी? क्वालिटी। इसे इंग्लिश में बोला जाता है क्वालिटी, ठीक है, क्वालिटेटिव एडजेक्टिव, ठीक है। तो जब भी किसी की क्वालिटी पूछी जाती है, किसी के धर्म के बारे में बोला जाता है, स्वभाव के बारे में बोला जाता है, तो वो होता है आपका गुणवाचक विशेषण। देन नेक्स्ट आपका सार्वनामिक विशेषण। तो सार्वनामिक विशेषण का डेफिनेशन होता है जो शब्द सर्वनाम होते हुए भी किसी संज्ञा से पहले आकर उसकी विशेषताएं को प्रकट करे। मतलब कि वह मेरी पुस्तक है। पुस्तक के पहले, तुरंत पहले पुस्तक क्या था? हमारा संज्ञा थी, ठीक है, हमारा नाउन था। उससे पहले क्या आ गया? सर्वनाम बन के आया है वो वह पुस्तक। वह पुस्तक क्या हो जाएगा? आपका सर्वनामिक विशेषण हो जाएगा। वह पुस्तक मेरी है। मतलब कि ऐसा विशेषण कि जो संज्ञा से पहले आ जाता है और खुद की विशेषताओं को वहाँ पे प्रकट करता है, वहाँ पे अपनी विशेषता को वहाँ पे रिप्रेजेंट करता है, वो होगा आपका सर्वनामिक विशेषण। यह लड़का तेज भागता है।
यह क्या हो गया आपका, यह लड़का क्या हो गया आपका सर्वनामिक विशेषण, जो कि संज्ञा से पहले आया। लड़का क्या थी आपकी, संज्ञा थी, उससे पहले यह आया, यह सर्वनाम बनकर आया और अपनी विशेषताओं के बारे में वहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है कि यह लड़का तेज भागता है, तो वो हो जाएगा आपका सर्वनामिक विशेषण। मेरी पुस्तक, कोई बालक, किसी का महल, वह लड़का, वह बालक, वह पुस्तक, वह आदमी, वह लड़की, ये होगा आपका सर्वनामिक विशेषण। इसे कहा जाता है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। ठीक है, ऐसा शब्द जो सर्वनाम होते हुए भी किसी संज्ञा से पहले आकर उसकी विशेषताएं को प्रकट करता है, उसे कहा जाता है सार्वनामिक विशेषण। समझ में आया? मतलब वो सर्वनाम के फॉर्म में आता है और संज्ञा से पहले आता है और उसकी विशेषताओं को वहाँ पे एक्सप्लेन करता है, वो होता है सर्वनामिक विशेषण। देन है आपका नेक्स्ट परिणामवाचक विशेषण। परिणामवाचक विशेषण मतलब कि क्या हो जाएगा आपका क्वांटिटी। ठीक है, क्या हो जाएगा आपका क्वांटिटी। ऐसे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की मात्रा का बोध कराते हैं, उसे कहा जाता है परिणामवाचक विशेषण। फॉर एग्जाम्पल 4 किलो, 1 मीटर, 2 लीटर, थोड़ा, बहुत, मतलब कि क्वांटिटी के बारे में जब भी इंफॉर्मेशन दी जाएगी तो वो हो जाएगा आपका परिणामवाचक विशेषण। मुझे थोड़ा पानी चाहिए। ठीक है, ये अब यहाँ पे जो थोड़ा पानी है ये क्या हो गया आपका परिणामवाचक विशेषण यूज किया हुआ है। ठीक है, उसके बाद आपका बहुत प्यास लगी है, बहुत प्यास लगी है, बहुत ये वर्ड यूज हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा आपका परिणामवाचक विशेषण। ऐसा शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की मात्रा का बोध कराता हो, ठीक है, उसे कहा जाता है आपका परिणामवाचक विशेषण। नेक्स्ट है संख्यावाचक विशेषण। संख्या की विशेषता का बोध कराने वाले शब्दों को संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। मतलब कि नंबर की बात की जाती है, प्रॉपर नंबर, जैसे कि 10, 100, 1000, लाख, दूसरा, चौथा, 11वां, ये हो जाएगा आपका संख्यावाचक विशेषण। ठीक है, 5 विद्यार्थी दौड़ते हैं, तो 5 क्या हो गया यहाँ पे संख्यावाचक विशेषण हो गया। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एक प्रॉपर नंबर आपको दिया हुआ है। संख्या की विशेषता का बोध कराने वाले शब्दों को संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। तो 5 यहाँ पे हो गया आपका संख्यावाचक विशेषण। ठीक है, तो ये हमारे 4 टाइप्स होते हैं विशेषण के, गुणवाचक, सर्वनामिक, परिणामवाचक एंड संख्यावाचक। गुणवाचक मतलब क्या होगा कि जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के गुण, धर्म, स्वभाव का बोध कराते हैं वो गुणवाचक हो जाएंगे, जो कि आपको क्वालिटी बताते हैं। देन सर्वनामिक मतलब क्या हो जाएगा, ऐसा शब्द जो सर्वनाम होते हुए भी किसी संज्ञा से पहले आता है और उसकी विशेषताओं को प्रकट करता है, वो होगा आपका सार्वनामिक विशेषण। देन परिणामवाचक विशेषण मतलब कि क्या हो जाएगा आपका क्वांटिटी। ऐसे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की मात्रा का बोध कराते हैं, वो हो जाएगा आपका परिणामवाचक विशेषण। एंड संख्यावाचक मतलब कि जो संख्या का बोध कराते हैं, वो हो जाएगा आपका संख्यावाचक विशेषण। आई होप आपको विशेषण समझ आया होगा। ठीक है, तो हमारे ऑप्शन में आपको मैंने क्या बताया कि 4 टाइप्स होता है, गुणवाचक, सार्वनामिक, परिणामवाचक एंड संख्यावाचक। संबंध बोधक ऐसा कोई विशेषण नहीं होता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। संबंध बोधक कोई विशेषण का प्रकार नहीं है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर सही क्या हो जाएगा ऑप्शन 4। आई होप आपको विशेषण समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। आंचल पसारना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? आंसर हो जाएगा याचना करना। मतलब कुछ मांगने के लिए किसी से नम्रतापूर्वक की जाने वाली प्रार्थना को बोला जाता है याचना करना, आंचल पसारना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? अब इनमें से हमें अगेन जो वाक्य शुद्ध है वो फाइंड आउट करना है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 2, धन से रहित जीवन व्यर्थ है। मतलब कि धन के बिना हमारा जीवन कैसा है? व्यर्थ है। ऑप्शन 1 में क्या बोला है? धन के रहित। धन के रहित नहीं होता है, गलत हो जाएगा। ऑप्शन 3 में क्या है? धन में रहित। धन में रहित होगा क्या? अगेन रॉन्ग हो जाएगा। एंड धन को रहित होगा क्या? नहीं, धन से रहित होता है। धन से रहित मतलब कि धन के बिना हमारा जीवन जो है वो व्यर्थ है, इसलिए इसका ऑप्शन 2 क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 11। दिए गए वाक्य कर्म सही नहीं है, उनमें सही क्रम के 4 विकल्प दिए गए हैं, उनमें से सही विकल्प चुनिए। मतलब कि हमें क्या दिया हुआ है? जंबल सेंटेंस दिया हुआ है, हमें उसको प्रॉपरली सेंटेंस के फॉर्म में कंप्लीट करना है। ठीक है, तो हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा?
अब हम इसे कनेक्ट करते हैं। जो नकल के कागज निरीक्षण ने रखे हुए था उसी छात्र को पकड़ा। अब किसने पकड़ा होगा? निरीक्षक ने पकड़ा होगा। तो निरीक्षक ने उसी छात्र को पकड़ा जो नकल के कागज रखे हुए था। मतलब कि क्या आंसर हो जाएगा इसका? ऑप्शन डी। पहले 2 आएगा निरीक्षक ने, देन 4 आएगा उसी छात्र को पकड़ा, मतलब कि उसी स्टूडेंट को पकड़ा जो नकल के कागज, मतलब जिससे चीटिंग लाया था, मतलब कि जिसके पास चीटिंग रखी हुई थी। मतलब कि पहले 1 आएगा फिर 3 आएगा, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन 4, 2, 4, 1, 3। निरीक्षक ने उसी छात्र को पकड़ा जो नकल के कागज रखे हुए था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। का किस कारक की विभक्ति है? अब इस क्वेश्चन में हमें क्या पूछा है कि का जो है वो कारक की कौन सी विभक्ति है। तो इसका आंसर क्या होगा? सबसे पहले हम कारक को डिस्कस करते हैं, कारक की भेद को डिस्कस करते हैं, आफ्टर दैट इस क्वेश्चन का आंसर करते हैं। कारक क्या होता है? क्रिया को करने वाला होता है कारक, अर्थात संज्ञा या सर्वनाम का क्रिया के साथ संबंध स्थापित करने वाले का रूप कारक होता है। फॉर एग्जाम्पल, श्री राम ने रावण को बाण से मारा। यहाँ पे ने, को और से ये क्या हो जाएगा? आपका कारक हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं ये हटा दूँ तो क्या ये स्टेटमेंट आप प्रॉपर स्टेटमेंट होगा? नहीं। क्या बन जाएगा वो? श्री राम रावण बाण मारा। क्या ये स्टेटमेंट सही होगा? नहीं। तो आपका कारक क्या करता है? संज्ञा और सर्वनाम के बीच का संबंध स्थापित करता है, उसे कहते हैं हम कारक। तो ये कारक के टोटल 8 टाइप्स होते हैं। हम ये 8 टाइप्स को डिस्कस करेंगे विद एग्जाम्पल। सबसे पहला टाइप है हमारा कर्ता कारक। कर्ता कारक मतलब कि जो काम करे, जो काम करता है वो होगा आपका कर्ता कारक। इसका जो चिन्ह होता है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। ये टेबल में आपको कारक और उसका चिन्ह पता होना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो आपको बिफोर एग्जाम ये याद करना है। ठीक है, तो कर्ता का जो चिन्ह होता है वो होता है ने, एंड ये आता है आपका प्रथमा विभक्ति में। ठीक है, एंड इसका एग्जाम्पल होगा राम ने खाना खाया। देखो ने जो उसका चिन्ह था वो स्टेटमेंट में यूज हुआ। ठीक है, उसी से आपको पता चल जाएगा कि ये कर्ता कारक का एग्जाम्पल है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ने यूज हुआ है। जो काम करता है वो करता होता है, मतलब राम ने यहाँ पे क्या किया? खाना खाया है, मतलब राम ने एक खाना खाने का क्या किया है? काम किया हुआ है। ठीक है, और ने यहाँ पे जो उसके लिए चिन्ह यूज होता है कर्ता कारक के लिए वो ने होता है, और वही एक आइडेंटिफाई कराता है कर्ता कारक को। ठीक है, तो आपको ध्यान में रखना होगा। सेकेंड है कर्म कारक, जिस पर क्रिया का फल पड़े। ठीक है, जिस पर जो भी काम किया है उसका फल पड़ता है वो होता है आपका कर्म कारक। इसका चिन्ह होता है आपका को, ये द्वितीय विभक्ति में आता है, एंड इसका एग्जाम्पल होगा आपका राम ने रावण को मार दिया। ठीक है, राम ने क्या किया है? रावण को मार दिया है। चिन्ह क्या था? को यूज हुआ वहाँ पे को। यस, मतलब कि जो क्रिया था उसका फल हुआ, मतलब राम ने रावण को मार दिया है। ठीक है, एंड को ये चिन्ह आया हुआ है तो वो हो जाएगा आपका कर्म कारक। देन नेक्स्ट है आपका करण कारक, काम करने का साधन। ठीक है, और इसका चिन्ह होता है से के द्वारा। यह आता है आपका तृतीय विभक्ति में, और इसका एग्जाम्पल होगा राम ने धनुष के द्वारा रावण को मारा। ठीक है, मतलब किसी के द्वारा या फिर किसी की मदद से, मतलब जो होता है वो होता है करण कारक। ठीक है, जो कि तृतीय विभक्ति में आता है। यहाँ पे जो उसका चिन्ह है द्वारा वो यूज भी हुआ है। राम ने धनुष के द्वारा रावण को मारा है तो द्वारा यूज हुआ है, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा? करण कारक। देन नेक्स्ट है आपका संप्रदान। संप्रदान क्या होता है? जिसके लिए क्रिया की जाए, जिसके लिए हम क्रिया करते हैं उसे क्या बोला जाता है? संप्रदान। जैसे कि को के लिए, ये इसका चिन्ह हो जाएगा, ये चतुर्थी विभक्ति में आता है, एंड इसका एग्जाम्पल होगा माँ ने बच्चों को मिठाई दी। ठीक है, माँ ने बच्चों को मिठाई दी। ठीक है, जिसके लिए हम ये कार्य करते हैं वो होता है संप्रदान। ठीक है, को के लिए, तो यहाँ पे को आपको नजर आ रहा है, माँ ने बच्चों को मिठाई दी। ठीक है, तो ये हो जाएगा संप्रदान कारक। देन नेक्स्ट है अपादान कारक, जिससे कोई वस्तु अलग हो। ठीक है, जिससे कोई वस्तु अलग होती है वो होता है अपादान कारक। उसके लिए हम जो चिन्ह यूज करते हैं वो होता है से, ये पंचमी विभक्ति में आता है, एंड इसका एग्जाम्पल होगा बिल्ली छत से कूदी। ठीक है, मतलब वो छत पे थी, वहाँ से वो अलग हो गई। ठीक है, वहाँ से वो कूद गई, मतलब कि वो अलग हो गई, तो हमने से यूज किया चिन्ह, तो वो हो जाएगा आपका अपादान।
देन है संबंध, जो एक शब्द का दूसरे से संबंध जोड़े, मतलब कि एक दूसरे का ऐसा शब्द यूज़ किया जिसकी वजह से एक शब्द का दूसरे शब्द से संबंध जुड़ गया, जैसे कि का, की, के, रा, री, रे, ये षष्ठी विभक्ति में आता है। एंड इसका एग्जाम्पल होगा नदियों का जल स्वच्छ है, मतलब कि का ये शब्द यूज़ करके पहले नदी का जो संबंध था वो जल के साथ जुड़ गया कि नदी का जो जल है वो स्वच्छ है, इसलिए यहाँ पे जो का यूज़ किया है वो संबंध कारक हो जाएगा, का के वजह से। देन अधिकरण, अधिकरण कारक होता है जो क्रिया का आधार हो, मतलब कि जिसके वजह से क्रिया का आधार हो जाता है, वो होता है आपका अधिकरण। इसके लिए चिन्ह यूज होता है में, पर, ये सप्तमी विभक्ति में आता है। एंड इसका स्टेटमेंट होगा, एग्जाम्पल होगा तुम्हारे घर में 10 लोग हैं। में यूज हुआ, में की वजह से क्रिया को आधार मिला, तुम्हारे घर में 10 लोग हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका, जब भी में और पर यूज होगा आपका हो जाएगा अधिकरण कारक। देन संबंध में आता है जिससे किसी को पुकारा जाए, जब भी किसी को पुकारा जाता है, हे, अरे, हो, ये होता है आपका संबोधन कारक। एंड ये संबोधन विभक्ति में आता है। एंड इसका एग्जाम्पल होगा हे राम हमें बचाओ, मतलब कि क्या हुआ है, हमें पुकारा जा रहा है, जब भी पुकारा जाता है तो वो संबोधन कारक होता है। तो आपको मेनली ये टेबल में जो याद रखना है वो टेबल को पूरा याद करना है। कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, संप्रदान को के लिए अपादान से, संबंध काकी के रारी रे, अधिकरण में पर, संबोधन हे अरे हो। ये आपको थॉरली अच्छे से याद करना है। अगर ये आपको याद रहेगा ना तो आपको कारक से रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपका आंसर आपको इजीली आ जाएगा। अब हमारा क्वेश्चन क्या था, हम वो डिस्कस करते हैं। का किस कारक की विभक्ति है? सिंपली पूछा है का किस कारक की विभक्ति है, तो का किस में आता है, संबंध में आता है। संबंध का की के रा री रे, तो आपका इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 1 संबंध की विभक्ति है का। ऑप्शन 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। तो आपको इसके चिन्ह याद करने होंगे, ठीक है। ऐसा ही आपको पूछा जाएगा कि को किसकी विभक्ति है, ठीक है, तो वो कर्म की है, कर्म को। या फिर कोई स्टेटमेंट दिया जाएगा, फॉर एग्जाम्पल बिल्ली छत से कूदी, तो इसमें कौन सा कारक यूज हुआ है, तो इसमें होगा अपादान। और वो कैसे फाइंड आउट करोगे आप, से आया तो अपादान से होता है, तो अपादान कारक इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आई होप आपको समझ आया होगा कारक एंड कारक के टाइप्स। बढ़ते आगे एंड देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वह द्वार द्वार पर भीख मांगता चलता है, निम्न में से कौन सा कारक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा कारक से ही रिलेटेड है। क्या पूछा है यहाँ पे, वह द्वार द्वार पर भीख मांगता चलता है, मतलब कि वो हर दरवाजे पे भीख मांगता चलता है। पर आया में पर, मैंने आपको बताया था अधिकरण में पर, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 1 अधिकरण, ठीक है। पर जो आता है वो हमारा अधिकरण पे आता है, मतलब कि जो क्रिया का आधार बनता है, ठीक है। जो क्रिया का आधार हो वो होता है अधिकरण, एंड उसका कीवर्ड होता है में और पर, और यहाँ पे पर आया हुआ है इसलिए यहाँ पे कौन सा कारक हो जाएगा, आपका अधिकरण कारक हो जाएगा। आई होप आपको समझ आया होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग नहीं है। अभी हमें क्या फाइंड आउट करना है कि इनमें से पुल्लिंग कौन सा नहीं है। खरबूजा ये पुल्लिंग है, ठीक है। पौधा पुल्लिंग है। नदी क्या आता है आपका, स्त्रीलिंग आता है। जिन शब्दों से स्त्री जाति का बोध होता है उन्हें हम स्त्रीलिंग शब्द कहते हैं, जैसे कि माता, बहन, यमुना, गंगा, कुर्सी, छड़ी, नारी, लड़की, लक्ष्मी, गाय आदि। तो ये सारे क्या हो जाएंगे हमारे स्त्रीलिंग। और पुल्लिंग क्या होता है, जिन शब्दों से पुरुष जाति का बोध होता है उन्हें हम पुल्लिंग शब्द कहते हैं, जैसे कि पिता, भाई, लड़का, पेड़, सिंह, शिव, हनुमान, बैल, खरबूजा, पौधा, पर्दा, ये सारे क्या हो जाएंगे हमारे पुल्लिंग। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, नदी, जो कि पुल्लिंग नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 15, सूर किसका पर्यायवाची है। तो सूर का पर्यायवाची मतलब कि सिनोनिम पूछा है, तो सूर देवता को भी कहा जाता है, इसलिए सूर का जो पर्यायवाची शब्द हो जाएगा वो हो जाएगा आपका देवता। ऑप्शन 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। तो कुछ इंपॉर्टेंट पर्यायवाची शब्द यहाँ पे हमने दिए हुए हैं। इसके पहले का जो सेशन था उसमें बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दी थी, उसका PDF भी आपको मिल चुका होगा। उसमें हमने बहुत ज़्यादा पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक नियोक्ति, लोकोक्ति,
ऐसे काफ़ी सारे वहाँ पे हमने कवर अप करवाए। आई होप आपने वो सारे पढ़े होंगे। आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए बहुत सारी चीज़ें हमने एक साथ कंपाइल करके आपके लिए दी है। तो आपको उसे सिर्फ वो PDF को डाउनलोड नहीं करना है, उसे पढ़ना भी है। एंड और कुछ भी और जो ये इंपॉर्टेंट है इसे हम डिस्कस कर लेते हैं। कपट मतलब कि क्या होता है? धोखा एंड झांसा। किनारा मतलब क्या होता है? तीर, कूल या फिर छोरा। खल मतलब क्या होता है? कुटिल, नीच या फिर दुर्जन। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पर्यायवाची शब्द है जो कि आपको इसे भी आपको पढ़ लेना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 16। सख्त कार्रवाई की जाएगी में वाच्य बताए। अब यहाँ पे ये जो स्टेटमेंट दिया हुआ है इसमें हमें वाच्य पूछा है। अब वाच्य क्या होता है? अब हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे वाच्य। क्रिया के जिस रूप से यह जाना जाए कि वाक्य में क्रिया का मुख्य संबंध कर्ता, कर्म या भाव से है, वह वाच्य कहलाता है। ठीक है, मतलब क्रिया का रूप देखा जाता है। ठीक है, कि उसका संबंध कर्ता से है या कर्म से है या भाव से है, उसे कहा जाता है। इन तीनों में से जिससे भी रिलेटेड होता है वह होता है वाच्य। वाच्य के 3 टाइप होते हैं, कर्तवाच्य, कर्मवाच्य एंड भाववाच्य। तो कर्तृत्ववाच्य, कर्मवाच्य एंड भाववाच्य ये 3 उसके टाइप्स होते हैं। अब कर्तृत्ववाच्य क्या होता है? जहाँ क्रिया का संबंध सीधा कर्ता से हो तथा क्रिया का लिंग तथा वचन कर्ता के अनुसार हो, उसे हम कर्तवाच्य कहते हैं। मतलब कि जब भी कोई क्रिया होगी उसका जो संबंध होगा हमारा सीधा सीधा कर्ता के साथ होगा। ठीक है, एंड अकॉर्डिंग टू कर्ता हम उसकी जो क्रिया है उसका लिंग वचन हम चेंज करेंगे, तो उसे कहेंगे हम कर्तवाच्य। जैसे कि राम पत्र लिखता है। ठीक है, अब यहाँ पे हमारी क्रिया क्या है? लिखता है, ये हमारी क्रिया है। ठीक है, तो हम उसको किसके अकॉर्डिंगली चेंज कर रहे हैं? हम उसे राम के अकॉर्डिंगली चेंज कर रहे हैं। राम पुल्लिंग है इसलिए हमने क्या लिखा वहाँ पे? लिखता है। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा हमारा कर्तवाच्य। मतलब कि जब भी हमारी क्रिया कर्ता के अनुसार चेंज होती है, कर्ता के अनुसार उसे बदला जाता है, उसे कहा जाता है कर्तवाच्य। राम पत्र लिखता है, सीता पुस्तक पढ़ती है। अब पढ़ती है हो गया, किसके वजह से चेंज हुआ? पढ़ती है, पढ़ता है क्यों नहीं है वहाँ पर? क्योंकि वहाँ पे सीता है और सीता क्या है? स्त्रीलिंग है, तो इसलिए वहाँ पर पढ़ती है चेंज हुआ। तो हमारा जो क्रिया है वो किसकी वजह से चेंज हुई है? कर्ता के वजह से चेंज हुई है। जब भी कर्ता के वजह से चेंजेस आते हैं तो उसे हम कहते हैं कर्तवाच्य। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा कर्मवाच्य। जहाँ क्रिया का संबंध सीधा कर्म से हो तथा क्रिया का लिंग तथा वचन कर्म के अनुसार हो, उसे हम क्रमवाच्य कहते हैं। अब वहाँ पे क्या था? पहले वाले में क्या था? कर्ता के अनुसार चेंज हुआ था, किसका? क्रिया का। अब यहाँ पे क्या होगा? क्रिया का चेंजेस होगा बट अकॉर्डिंग टू कर्म होगा। कर्म क्या है? पत्र लिखना, पत्र लिखा जाता है। पत्र क्या है? अगेन पुल्लिंग है। ठीक है, तो पत्र को क्या किया जाता है? लिखा जाता है। पत्र क्या है हमारा यहाँ पे? कर्म है। ठीक है, पत्र क्या है? कर्म है। कर्म के हिसाब से जब क्रिया को चेंज किया जाता है तो वो होगा आपका क्रमवाच्य। पुस्तक पढ़ी जाती है, पढ़ी जाती है। ठीक है, जाती है किया हमने, क्यों किया? कर्म के हिसाब से किया। कर्म क्या था हमारा? पुस्तक पढ़ना। ठीक है, तो जब भी कर्म के हिसाब से चेंजेस होते हैं तो वो होता है आपका कर्मवाच्य, और जब कर्ता के हिसाब से चेंजेस होते हैं तो होता है आपका कृतवाच्य। आई होप आपको ये दोनों समझ आए होंगे। एंड लास्ट है हमारा भाववाच्य। भाववाच्य क्या होता है? जहाँ कर्ता और कर्म नहीं बल्कि भाव की प्रधानता होती है, उसे हम भाववाच्य कहते हैं। ना तो यहाँ पे कर्ता होता है ना ही यहाँ पे कर्म होता है, यहाँ पे होता है भाव। ठीक है, उससे बैठा नहीं जाता, राम से खाया नहीं जाता, नाना जी से चला नहीं जाता। मोस्टली भाववाच्य के जो स्टेटमेंट होते हैं वो निगेटिव स्टेटमेंट होते हैं। ठीक है, बैठा नहीं जाता, खाया नहीं जाता। इससे क्या स्पष्ट होता है? इससे जो स्पष्ट होता है वो भाव स्पष्ट होता है। इन वाक्यों में ना कर्ता है ना कर्म की प्रधानता है, ना कर्ता भी नहीं है और कर्म भी नहीं है। तो इसमें क्या है? हमारा जो क्रिया का जो चेंजेस हो रहा है वो अकॉर्डिंग टू भाव हो रहा है। ठीक है, बैठा नहीं जाता, खाया नहीं जाता, चला नहीं जाता, तो इसको कहते हैं हम भाववाच्य। ठीक है, तो हमारे क्वेश्चन में हमें क्या बोला था? सख्त कार्रवाई की जाएगी। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? कर्मवाच्य। कैसे? क्योंकि यहाँ पे सख्त कार्रवाई जो है वो क्या है? एक
कर्म है और कर्म के हिसाब से आपका जो क्रिया को चेंज किया गया है, कार्रवाई कैसे करते हैं उसको हम जाएगी बोला गया है, तो हमने कर्म के हिसाब से चेंजेस किया है, इसलिए हमारा इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, क्रमवाच्य। ठीक है। कर्तवाच्य कब होता है, जब भी कर्ता के हिसाब से चेंजेस होता है, और कर्मवाच्य कब होता है, जब कर्म के हिसाब से होता है। कर्म क्या है, कार्रवाई, कार्रवाई क्या है, ये क्रम है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा आपका कर्मवाच्य। ठीक है, बहुत ही सिंपल है वाच्य, कुछ नहीं होते, 3 टाइप्स के होते हैं, कर्ता के हिसाब से चेंजेस कर्तवाच्य, कर्म के हिसाब से चेंजेस कर्मवाच्य, एंड भाववाच्य मतलब भाव के हिसाब से, ना उसमें कर्ता होगा ना उसमें कर्म होगा, उसमें सिर्फ भाव होगा। ठीक है, एंड मोस्टली वो जो स्टेटमेंट होता है वो निगेटिव स्टेटमेंट होता है। ठीक है, आई होप आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। सदा एक सी दिशा के अर्थ के लिए सही लोकोक्ति कौन सी है। सदा एक सी दिशा के लिए कौन सी लोकोक्ति यूज करेंगे हम, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 2, सावन हरे न भादो सुखे, मतलब हर बार कॉमन, हर बार कॉमन, सावन हरे न भादो सुखे, इसके लिए हम ये लोकोक्ति यूज करेंगे। कुछ लोकोक्ति इंपॉर्टेंट है वो भी डिस्कस कर लेते हैं। जो धावे सो पावे, जो सोवे सो खोवे, मतलब जो परिश्रम करता है उसे लाभ होता है, आलसी को केवल हानि ही होती है। ठीक है, तो जो भी मेहनत करेगा उसे ज़रूर लाभ होगा, जो एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन अच्छे से करेगा उसे डेफिनेटली सक्सेस मिलेगी, लेकिन जो मेहनत ही नहीं करेगा तो उसे कहाँ से मिलेगा, ये इसका मीनिंग होगा। जो पूत दरबारी भय, देव पीतर सबसे गए, जो लोग दरबार या परदेसी होते हैं उनका धर्म नष्ट हो जाता है और वे संसार के कर्तव्यों का भी समुचित पालन नहीं कर सकते। ठीक है, जो पुत दरबारी भय, देव पीतर सब गए। ठीक है, जो बोले सो कुंडा खुले, यदि कोई मनुष्य कोई काम करने का उपाय बतावे और उसी वह काम करने का भार सौंप जाए, जो बोले सो कुंडा खोले, ये इसका मीनिंग हुआ। जो सुख छज्जू के चौबारे में, सोन बलक बुखारे में, मतलब जो सुख अपने घर में मिलता है वह अन्यत्र कहीं भी नहीं मिल सकता। ठीक है, ये इसका मीनिंग होता है। तो ऐसी बहुत सारी लोकोक्ति हमने पिछले सेशंस में भी कवर अप करवाई है, उसका PDF अगर आपको नहीं मिला होगा तो आप टेलीग्राम पे जाके डाउनलोड कर सकते हो। एंड इसमें भी जो है हमने कुछ डिस्कस कर ली, कुछ हमने डिस्कस की, कुछ आपको खुद से ही पढ़ लेना होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। जिसकी पूर्व से कोई आशा ना हो उसके लिए कौन सा शब्द है, तो इसका आंसर होगा आपका अप्रत्याशित, मतलब जिसकी पूर्व से कोई आशा ना हो, मतलब जिसकी कोई आशा ही नहीं है, जिससे कोई एक्सपेक्टेशन ही नहीं है, तो उसके लिए जो शब्द है वो है अप्रत्याशित। अगेन कुछ शब्द है अनेक शब्दों के लिए एक, मतलब बहुत बड़ा एक स्टेटमेंट दिया जाता है और उसके लिए एक वर्ड हमें यूज़ करना पड़ता है। ठीक है, तो किसी पद का उम्मीदवार उसे क्या कहते हैं हम, प्रत्याशी। कीर्तिमान पुरुष उसे क्या कहते हैं हम, यशस्वी। कम खर्च करने वाले को क्या कहते हैं हम, मितव्ययी। कम जानने वाले को क्या कहते हैं हम, अल्पज्ञ। तो ये है हमारे अनेक शब्दों के लिए एक। अगेन हमने कुछ डिस्कस किए, बाकी सारे आप लोगों को रीड करना है। ठीक है, तो ये था हमारा आज का सेशन। आज के सेशन में हमने 5 मेन कॉन्सेप्ट्स पढ़े ग्रामर के, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, कारक, कारक के टाइप्स एंड वाच्य। इन टाइप्स के साथ कुछ लोकोक्तियाँ देखी, अनेक शब्दों के लिए एक देखा, पर्यायवाची शब्द देखे, समानार्थी शब्द देखा, सेंटेंस का फ्रेमिंग देखा एंड और कुछ डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन देखे। आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ आए होंगे। जहाँ पे भी आपको डाउट आता है आपको कमेंट करना है, आपका डाउट नेक्स्ट सेशन में क्लियर किया जाएगा। आई होप आपको आज का सेशन पसंद आया होगा एंड आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना है, अपने ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है एंड बेल आइकन को प्रेस करना है ताकि नेक्स्ट वीडियो जब भी आए तो आपको सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन मिले। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।